नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका मैं स्टार्ट किया हूँ हिंदी में से वर्ण विचार स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि क्लास 1 मैंने समाप्त कर लिया। क्लास 1 में मैंने क्या सीखा कि स्वर वर्ण पर चर्चा की और व्यंजन वर्ण पर जो कि चर्चा का पूर्ण रूप से कितना वो स्वर होता है, कितना व्यंजन होता है, और इसके अलावा भी संयुक्त व्यंजन वर्ण है ना, आगत व्यंजन वर्ण, बहुत सारा चीज़ का भी जो कि मैंने क्लियर किया। अगर आप क्लास 1 नहीं देखे हैं और क्लास 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज के क्लास में उनसे आगे चर्चा करूँगा। तो क्लास में क्या चर्चा करूँगा, मुख्य रूप से फोकस रहेगा उच्चारण स्थान पर। क्लियर है, ध्यान में रखना, उच्चारण स्थान सीखेंगे, इसके साथ ही साथ बहुत कुछ सीखेंगे। अभी आपका वर्ण विचार समाप्त हुआ नहीं है, जब वर्ण विचार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है, ध्यान में रखना, उच्चारण स्थान भी अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्लियर है, देखिए कंठ है ना, कंठ आप सभी जानते होंगे, कंठ कांप है, तो कंठ से क्या क्या आवाज़ निकलता है ना, कंठ से आ क ख ग घ अंग और ह और विसर्ग, ये कंठ से निकलता है, इसका कंठय भी कहते हैं। ध्यान में रखना, कंठय वर्ण भी कहते हैं। कंठ से आवाज़ निकलता आ क ख ग घ अंग और ह। इसको संस्कृत में बोला जाता अकुह विसर्जनाम कंठ। क्या बोला जाता, अकुह विसर्जनाम कंठ। ध्यान में रखना, अकुह विसर्जयानाम, है ना, अकुह विसर्जयानाम कंठ। इसका मतलब अ से होता है आ, है ना, ओ अ, और आ, कु से होता है क ख ग घ अंग। ध्यान में रखना। तो अब विसर्ज का मतलब विसर्ज भी, हो का मतलब हो भी। तो अकुह विसर्जनाम कंठ अगर आप 2-4 बार बोल लेते हैं तो आपका टोटल कंठ से क्या क्या निकलता है वो आपका कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है, तो अकुह विसर्जनाम कंठ 2-4 बार बोलेगा। अ से आ हो जाता है, कु से क ख ग गंगा हो जाता है, ह तो ह भी है, विसर्ज तो विसर्ग भी है। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जैसा कि आप देख लिए, आ कु का मतलब क ख ग गंगा, ह का मतलब ह और विसर्ग, ये सब का आवाज कंठ से निकलता है। क्लियर, तो आप संस्कृत वर्ड भी याद करके, जो एक शब्द में मैंने बोला तो वो फटाक से आप जो कि उसको याद कीजिएगा, ये सब ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएंगे। क्लियर है, आगे देखिए, यहाँ पे तालु से आवाज क्या क्या निकलता था, हसई दीर्घई च छ ज झ य और तालब स्व, हसई दीर्घ च छ ज झ य और ये वाला य और तालब स्व का उच्चारण तालु है, इसको हम तालब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तालब वर्ण। अब देखो, इसको भी संस्कृत में जो है, इसको एक लाइन में बोला गया, तो इस प्रकार से इसको बोला गया, इचु इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम, है ना, इचु यसानाम तालु। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, फटाक से समझिए, तो एक प्रकार से ये ट्रिक हो गया। इचु यसानाम तालु, हसई से होता है हर्षई दीर्घई, चू से होता है च छ ज झ य, जैसा कि आप लिखे, चू से क्या होता है च छ ज झ य, और यह तो यह ही है, तालब स्व तो तालब स्व। तो इचु असानाम तालु, इचु यसानाम तालु 2-4 बार बोलिएगा, इचु यसानाम तालु, तो आपका जो कि ऑटोमेटिक याद हो जाए। इसको क्या बोले, अकुह विसर्जनाम कंठ, इसको क्या बोले, इचु यसानाम तालु, यानी कि हसई दीर्घई चवर्ग और यू और तालब स्व को उच्चारण स्थान तालु है, इसको तालब भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए इसको मूर्धा से आवाज क्या क्या निकलता है, री ट ठ ड ढ मूर्धन र और स, ये सारा चीज का आवाज कहाँ से निकलता है, मूर्धा। इसको मूर्धन्य भी कहते हैं। ध्यान में रखना, क्या कहते हैं, मूर्धन्य भी कहते हैं। अच्छा, इसको भी आप बोल सकते हैं, संस्कृत में बोल सकते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं, ऋतु। देखिए मैं लिख लेता हूँ, ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम। क्लियर, ऋतु रसानाम मूर्धा। ध्यान में रखना, ऋतु रसानाम मूर्धा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए, री से हुआ री री री, इस प्रकार से बोल सकते हैं। टू से हो गया ट ठ ड ढ मूर्धन्य, और ये वाला र तो र भी हो गया, और स तो स हो गया। इन सभी का नाम क्या है, मूर्धा। इसका मतलब ये हुआ ऋतु रसानाम मूर्धा। मेरे साथ साथ 2-4 बार बोलिएगा, आपको जो कि लर्न हो जाएंगे। क्लियर, तो ऋतु रसानाम मूर्धा आप लिख लीजिएगा वो चीज। इसको क्या बोले, इचु यसानाम तालु, और क्या बोले,
अकु विसर्जनम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, है ना। उसी प्रकार से ये दंत, तो दंत में त था द ध न ल और स, इन सभी का उच्चारण स्थान दांत है, इसको दंती वर्ण भी कहते हैं, है ना। तो कहिएगा सर जी इसको भी संस्कृत में बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते, इसको बोल सकते लिरितु, देखिए लिरितु लसानाम, है ना, लिरितु लसा लसानाम दंता, इस प्रकार से बोलते हैं, लिरितु लसानाम दंता, दंता, इस प्रकार से। यानी लिरी का मतलब लिरी लिरी, तू का मतलब ता था द द न, ला का मतलब ला, और ये वाला सा का मतलब स। तो लिरितु लसानम दंता, लिरितु लसानम दंता, इसको दंत भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, लिरितु लसानम दंता, आपका जो कि ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा, है ना। लिरितु लसानम दंता, एक है ना, पहला क्या पढ़े, अकु पढ़े, अकु विसर्जनम कंठा, फिर क्या पढ़े, इचु यशानाम तालु, याद रखिएगा भाई, इचु यशानाम तालु, ओ का मतलब ओ आ, कु का मतलब को को, ये का मतलब हसे दीर्घ, चौ का मतलब तसो। फिर क्या पढ़े, रेटो रसानाम मूर्धा, ये वाला पढ़े, फिर क्या दंता, लिरिटू लसानाम दंता, है ना। तो इस प्रकार से जो क्या फटाफट जो कि याद कर सकते हैं, उसको 2-4 बार दोहराइएगा, याद हो जाएगा। हो सकता है इससे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको कीजिएगा तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। और एक बात क्या है ना भाई, इससे तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे चैप्टर खत्म होगा वर्ण विचार में जितना चीज़ हमने पढ़ा टोटल का वाइज जो है ना मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। अगर ऑब्जेक्टिव की संख्या की बात किया जाए तो बहुत सारा होगा, बहुत 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 ज़्यादा, ध्यान में रखना, क्लियर है। तो चलिए दंता हो गया। अब आगे की बात किया जाए तो क्या है, ओष्ठ। तो ओष्ठ में भी वही है, उपुप धमान्यानाम ओष्ठ कह सकते हैं, यानी हसौ दुर्गऊ पा फा बा भम, इस सब का आवाज़ ओष्ठ से निकलता है, क्लियर है। उपुप धमान्यानाम ओष्ठ, इसको बोल सकते हो उपूप, है ना, उपूप, उपूप धमान्यानाम, है ना, धमान्यानाम ओष्ठ है ना लगाने के लिए। तो हसौ आएगा तो हसौ होगा, पू का मतलब प फ ब म हो जाएगा, उपूप, है ना, और धमान्यानाम ओष्ठ, इन सभी का नाम क्या है, ओष्ठ से निकलता है। इसको इस प्रकार से बोल सकते। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पहले इसको बता लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आखिर आप पहचानिएगा कैसे, क्लियर है, ध्यान में रखना, आपको घबराना नहीं। मैं ये भी बताऊँगा कि डायरेक्ट बोल दीजिएगा कहाँ से आवाज़ निकला है। फिर क्या, नासिका है, अंगा है, यह है, सभी अक्षर का 5वां लेटर, देखिए मूर्धन न फिर म, पंचमा, है ना, पंचमा अक्षर, तो सभी का 5वां अक्षर है। और अनुस्वार और चंद्र बिंदु भी नासिक से बोला जाता है, नासिक और मुंह दोनों से निकलता है, ध्यान में रखिए सभी का, इसको नासिक, है ना, इसको अनुनासिक भी कहा जाता है। और एक चीज़, कंठ और तालु, ए और ए दैतो कंठ तालु, ऐसे भी बोल सकते हैं, कंठ तालव संस्कृत में ऐसे भी है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसको कंठ तालव भी कहते हैं, है ना, क्लियर है। अभी घबराना नहीं, इसको मैं बताऊंगा याद कैसे करेगा, इसको बताऊंगा किस प्रकार से पहचान सकते हैं, क्लियर। अभी बस ऐसे बता रहा हूँ, इस प्रकार से होता है। फिर कंठ और ओष्ठ है, ओ और अ का आवाज़ कहाँ से निकलता है, कंठ ओष्ठ से, इसको कंठोष्ठ भी कहते हैं। दंत और ओष्ठ का व से निकलता है, जिसको दंतोष्ठ कहते हैं। ये चीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जाता है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है। अब ध्यान से एक बार थोड़ा सा और रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान में रखना। अको विसर्जनम कंठ, यानी क ख ग घ अंघ जब बोलेगा कंठ से निकलेगा, ठीक है, कंठ से निकलेगा, कंठ जहाँ पे है ना वहाँ से निकलेगा, कंठ पे आपका असर बुझाएगा तो समझिएगा अ क ख ग घ अंघ कंठ से निकल रहा है। और ह भी कंठ से निकलता है, लेकिन वो चीज़ पकड़ने के लिए कोई वर्ड में आपको ह जहाँ पे दिख जाएगा वहाँ से आपका पता चलेगा ह भी कंठ से निकल रहा है। उसी प्रकार से इचु ऐसा नाम तालु, तालु आप जानते हैं, नहीं आपको अगर पता चले तालु का च छ ज झ य बोलिए, ठीक है। और जी देखिए कहाँ पे सट रहा है आपका, जी जीभ, है ना, जीभ आपका जहाँ पे सट रहा है साथियों वही आपका तालु है। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, च छ ज झ बोल के भी देख सकते हैं कि आखिर कहाँ पे सट रहा है, उसके अनुसार से आप टिक लगा दीजिएगा, तालु, इचु ऐसा नाम तालु, है ना, याद होना चाहिए, च छ ज झ बोलिए ना। और देखिए जी कहाँ पे सट रहा है वही आपका तालु है। मूर्धा का मतलब ऋतु रसाना मूर्धा बोले तो टा ठा डा बोलिएगा ना तो मूर्धा में सटेगा, टा ठा डा बोल के देखिए क्या चीज़ सटेगा भाई, जीभ सटेगा, जीभ जहाँ पे सट रहे ना वही आपका मूर्धा है, ऋतु रसाना मूर्धा,
टा ठा डा ढा बोल के देखिए, बोल के देखिए, देखिए देखिए ना आपका सटेगा जीभ दिखे कहाँ पे, जहाँ पे सट रहा है ना वही आपका मूर्धा है। तो बोल करके भी आप समझ जाइएगा, अच्छा इसको मूर्धा कहते हैं, इसको तालु कहते हैं। अच्छा दंत, दंत का मतलब त था दा जब बोलिएगा ना आपका जीभ जो है वो दंत में सटेगा। अगर दंत में आप जीभ नहीं सटाइएगा तो कभी आप जो है कि बोल नहीं पाइएगा। ये चीज़, ये बात माइंड में सेट रखिएगा, क्लियर है ना। तो त था दादा बोलिए, बिना दांत में सटाए बोल दीजिएगा ना त था, तो मैं 100 रुपया प्राइस दूंगा। ये सही बोल रहा हूँ, लेकिन बोल ही नहीं पाइएगा तो देंगे कैसे, ये भी बात है ना। तो त था दा धा न बोलिएगा ना तो जी सटेगा दांत में। अगर बिना दांत में सटाए आप अगर सोचिएगा त था दादा बोल रहे तो वो आपका कुछ और निकल जाएगा। क्या पता त था जगह का समय ट ठा डा निकलने लगेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ है, सब कमाल है, जीभ का कमाल है। और जब हसऊ दुर्गो अपा बाबा बोलिएगा ना भाई तो होठ में सटेगा, होठ में, ओष्ठ में, है ना, जहाँ पे लड़कियों लोग जो है ना लिपस्टिक लगाते हैं वहीं पे सटेगा पापा बाबा माँ। अब बिना ही पापा बाबा माँ होठ में सटाए अगर आप बोल दीजिएगा ना तो फिर इसे 1000 का प्राइस दूंगा, 1000 रुपये का। नहीं तो बोलिए पा, फटाक से सटेगा होठ में, जब तक मिलेगा नहीं तब तक होता, बोल ही नहीं पाइएगा। तो इस प्रकार से भी पहचान सकता, अच्छा पापा बाबा यहाँ सट रहा है होठ में, तो इसका आवाज़ होठ से निकलेगा। और बाकी बात ये सब आपका ये सब जो कि नासिका और मुंह से भी, मुख से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है, मुख से भी निकलता है। अगर आप नाक को मुँह नहीं लीजिएगा, नाक को, है ना, नासिक को, तो थोड़ा आवाज़ में थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, क्लियर है। और मुंह को मुँह लीजिएगा, सिर्फ नाक से बोलिएगा ना तो इसमें भी थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क होगा। तो ये सब पकड़ सकते हैं। ये दैत्यो कंठ तालु है, ये सब याद कर लीजिए, क्लियर। तो आई होप कि आपको वर्ण ये उच्चारण स्थान समझ में आ गया होगा, कहाँ से क्या चीज़ निकलता है। 1-2 बार बोलिएगा जीभ से और देखिएगा जीभ आपका कहाँ पे टच हो रहा है, वहीं पे आपका जो है ना उच्चारण स्थान है, वही आपका कंठ कहते हैं, उसी को तालु कहते हैं। जहाँ पे जीभ सट रहा है ना, जीभ सट रहा है तो वहीं से आवाज़ ये सारा चीज़ का निकलता है, क्लियर, ध्यान में रखना। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, अलग चीज़ है। क्या चीज़ है, हमने हेडिंग दिया कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद। देखिए भाई हमने वर्ण पढ़ाया, वर्ण टोटल मुख्य रूप से वर्ण देखा जाए तो 44 गो था, अब बाहर उड़ करके हो गया था 55 गो हो गया था, है ना। 52 भी हुआ था, 55 भी हुआ था, अलग से भी आया, तो ये सारा चीज़ देखा है। अब यहाँ पे कंपन, कंपन तो जाने हैं वाइब्रेट जहाँ पे करता है, नहीं कहता मोबाइल जो कि साइलेंट में रख दिए हैं, फिर कहता वाइब्रेट में रख दिए, उसी को हिंदी में कहते हैं कंपन। कंपन करने भन करने लगता है ना उसी को। तो उसके अनुसार से वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, यानी उसको 2 भेद में बांटा गया। पहला है घोष, जिसको सघोष भी कहते हैं, है ना। दूसरा का है अघोष, ये ध्यान में रखना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसका कमाल क्या, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान में रखना। घोष और अघोष पूछता है एग्जाम्पल, क्लियर है। इस सभी का मैं ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा ना, तो आपको घबराना नहीं, चिंता करना नहीं है, क्लियर है। बस यहाँ पे भी समझिए घोष किसे कहते हैं, व्हाट इज घोष, क्लियर है। तो घोष वर्ण क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु से स्वतंत्र तंत्री, है ना, स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन पैदा होता है और गूंज पैदा होती है, उन्हें ही घोष वर्ण कहते हैं। जो गूंज होती है ना, आपको ये आपको देखिए कैसे पूछ सकते हैं, ये वाला भी परिभाषा लिख देगा, समझिएगा, और पूछ देगा क्या है कि इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन घोष अघोष दे देगा। तो ध्यान में रखना, परिभाषा भी दे देगा, तो आपको याद रहेगा तभी ना। तो ध्यान में रखना कि ये चीज़ का कि जब भी श्वास जो कि वायु से स्वतंत्र तंत्र, है ना, स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, कंपन वाइब्रेट करते हैं, गूंज जाते हैं, है ना, तो वही घोष कहलाते हैं। अच्छा, इसको ट्रिकी मेथड से अगर याद करने का प्रयास करें तो, अथवा ये बोल सकते हैं, ये अगर याद नहीं है तो ये वाला रखें घोष वर्ण। 5 वर्गों के 5 वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब हमने पहले ही बताया, जैसे वर्ग, जैसे क वर्ग देखेंगे, क वर्ग, तो इसका मतलब होता है क ख ग घ अंग, है ना, क वर्ग का मतलब। तो यहाँ पे भाई घोष वर्ण किसे कहते हैं, समझिएगा कंपन किस में होता है। 5 वर्गों के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, और उसके साथ साथ य व, ये सब क्या है, और ह घोष वर्ण है। ये ध्यान में रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ करके अटका देगा, बोले इनमें से कौन सा घोष वर्ण है, हाँ भी ऑप्शन में दे देगा, अब बाकी सब दे देगा अघोष वर्ण का ऑप्शन, तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा ना। तो घोष अघोष मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हमने क्या बोला, 5 वर्ग, 5 वर्ग क्या आता है,
एक होता है कवर्ग, कवर्ग का मतलब हमने बोला क ख ग घ ङ, उसी प्रकार से होगा चवर्ग, चवर्ग का मतलब होगा च छ ज ज य, फिर होगा टवर्ग, टवर्ग का मतलब होता है ट ठ ड ढ न मूलधन, फिर होगा तवर्ग, तवर्ग का मतलब त थ द ध मूलधन, फिर होगा पवर्ग, पवर्ग, प फ ब भ म, यानी कि ये 1 2 3 4 5 पाँचों हुआ ना। तो पांचों वर्गों के तीसरा चौथा पाँचवा, अब इसका तीसरा क वर्ग का तीसरा क्या होगा, चौथा और पाँचवा क्या, बोले ग घ अंग। उसी प्रकार से चवर्ग का कहिएगा तीसरा क्या होगा, ज झ य, है ना। उसी प्रकार से टवर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा क्या होगा, ड ढ मूलधन न। तवर्ग का क्या होगा, द ध न। पवर्ग का क्या होगा, ब भ म। जैसा कि यहाँ पे ये सारा चीज़ मैंने लिख दिया पहले चीज़, क्लियर है। टोटल इसको अगर गिनती कीजिएगा ना साथियों, ये 31 को होगा। और ये चीज़ भी पूछा जाता है कि घोष वर्णों की कुल संख्याएं कितनी होती है, तो 31 होती है, ध्यान में रखना। आप गिन सकते हैं यहाँ पे, तो ये सब गिनती कर सकते हैं। टोटल चीज़ें लिख दिया हूँ, 31 आपका जो कि पूछ जाएंगे, क्लियर है। तो और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यर लव, ये भी आपका क्या है घोष वर्ण में आते हैं, क्लियर। यर लव किस में आते हैं, घोष वर्ण में। अब देखिए आते हैं अघोष वर्ण, ध्यान में रखना। अघोष वर्ण पढ़ते हैं, घोष तो पढ़ लिए ना, टोटल 31 को संख्या था। अब अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु से स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता। अब उसी का बस अपोजिट बोलना है। वहाँ जो है कंपन पैदा करते हैं, तो यहाँ पे कोई कंपन पैदा नहीं करेंगे। जैसे ग गूंजेगा थोड़ी देर के लिए, घ गूंजेगा, अंग थोड़ा सा कंपन पैदा करता है सब बोलने में, तो घोष होगा। जो कंपन पैदा नहीं करते हैं उसको अघोष कहते हैं, उन्हें अघोष वर्ण। अथवा ऐसे याद रखना, सभी वर्गों के पहला और दूसरा, क्योंकि तीसरा चौथा तो हो ही गया घोष में। अब जो बचा पहला और दूसरा सभी का, जैसे क वर्ग का क ख हो गया, चवर्ग का च छ हो गया, टवर्ग का ट ठ हो गया, तवर्ग का त थ हो गया, पवर्ग का प फ हो गया, ये पहला दूसरा। और तालब स मूलधन स दन स, इसकी टोटल की संख्या की बात करें तो 13 होता है। उधर होता है 31 और फिर इधर हो गया 13, तो जोड़िएगा तो हो जाता है 44। तो मुख्य रूप से वर्ण कितना 44 है, तो यहाँ पर इस प्रकार से भी यहाँ पे 44 आपका पूरा दिया, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, समझिए थोड़ा सा। जैसे त में कोई वबरेट भी ही नहीं है, कोई कंपन ही नहीं है। त थ प, भाई बोले ग, थोड़ा सा कंपन निकलेगा। प में कोई कंपन, फटाक से बोलेंगे फ, एकदम साफ सुथरा निकल गया, है ना। और उसी प्रकार से इसको बोले या, तो वबरेट निकलेगा, मुंह से बोल के देखेगा ना भाई, वबरेट निकलेगा। घ भवरेट, यानी वबरेटन, कंपन पैदा कर देते हैं। और जो है ना, तो जो कंपन ने पैदा करते हैं उसे घोष वर्ण, जो कंपन पैदा नहीं करते हैं वो अघोष वर्ण। तो अघोष वर्णों की टोटल कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, एग्जाम्पल की कौन कौन होती है, क्लियर, ध्यान में। तालब स मूलधन स दंत सो, ये भी अघोष वर्ण है, क्लियर। तो टोटल कितना हो गया 13। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेहतरीन इम्पोर्टेंट, ये 4 नंबर, वर्णों के उच्चारण में वायु प्रक्षेप यानी बिखरना, वायु प्रक्षेप का मतलब बिखरेगा, प्रक्षेप का मतलब बिखरना की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद हैं। अब देखिए, इसकी दृष्टि से देखा जाए तो वर्णों के भी 2 भेद होते हैं। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से देखा जाए व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे भी पूछा जाता है, ध्यान में रखना, क्लियर है। तो अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। अच्छा, अल्प प्राण का मतलब अल्प से होता है छोटा, एक बात ध्यान में रखना, छोटा, और महा से होता है बड़ा, नहीं कहता महाराजा, बहुत बड़ा राजा। महा का मतलब होता है बड़ा, क्या होता है बड़ा, इसी से आप जो कि याद कर लीजिए। अल्प का मतलब छोटा, महा का मतलब बड़ा, तो अल्प प्राण यानी छोटा प्राण, है ना, महाप्राण यानी छोटा प्राण, उसमें सॉरी बड़ा प्राण। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन कि अल्प प्राण क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलता है, मतलब छोटा वायु अर्थात हकार की ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 20 है। अब ये भी जानेंगे 20 कौन कौन है ना। बहुत सारा आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे 19 दे देते हैं, 19 देते किस आधार पे ये भी मैं बताऊंगा, क्लियर है। लेकिन वास्तव में देखा जाएगा तो 20 होगा, कैसे होगा मैं प्रूव करके बताऊंगा, क्लियर है। अथवा कवर्ग
से पवर्ग तक का पहला, तीसरा, पाँचवां वर्ण। कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक, यानी पहला, तीसरा, पाँचवां। देखिए कवर्ग में क ख ग घ अंगा में से पहला, तीसरा, पाँचवां हो गया। फिर च छ में से ये पहला, तीसरा, पाँचवां हो गया। ट ठ में से ये पहला, तीसरा, पाँचवां हो गया। त थ में से पहला, तीसरा, पाँचवां हो गया। प फ में ये पहला, तीसरा, पाँचवां हो गया। टोटल 3 3 6 3 9 3 12, 12 3 15। फिर 18 16, फिर ये 17 18 19 20 हुआ। बहुत जगह ये वाला ये जो है ना ये गिनती नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन भी है। अब ये मैं बताऊंगा कैसे है। हमने यहाँ पे लिखा अर्थात हकार। हकार का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड की बात किया जाए एच होता है, एच। तो जिसमें एच का यूज नहीं हुआ हो वो कम मात्रा में आवाज़ निकलेगा ना, और अल्प प्राण होगा। जैसे बोलिए भाई क लिखेंगे तो क का इंग्लिश का तक के, वही अगर मैं ख का दूँ तो इसका इंग्लिश का तक के एच होता है, क्या तक के एच होता है। तो के एच हो गया तो थोड़े ना अल्प प्राण होगा, इसमें तो महाप्राण हो गया। दो को वर्ण हो गया मोटा मोटी देखा जाए तो, नहीं बिल्कुल हुआ साथियों, दो लेटर हुआ कि नहीं इसमें। क में कितना लेटर है, इंग्लिश का 1 लेटर है, तो 1 लेटर ज़्यादा के 2 लेटर ज़्यादा, बोलिएगा कि सर जी 2 लेटर ज़्यादा। और जो ज़्यादा उसको महाप्राण कहते हैं, जो छोटा है कम है उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो हकार का मतलब है जिसमें एच नहीं है वो आपका अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो बताइए जितना एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिया हूँ इस सभी में एच आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अब जो बच गया उस सब में एच आएगा तो महाप्राण कह देंगे। नोट में क्या लिखे, या ला और व को अंत अस्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। यूँ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अंत अस्त व्यंजन वर्ण, या ला व को अंत अस्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्प प्राण समझ में आ गया होगा। 20 कहीं कहीं पे 19 आपका दिया गया रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको 19 मारना नहीं है, 20 मारना है। किस आधार पे, तो हमने अभी एग्जांपल भी दिया। और यहाँ भी अर्थात में लिखे एच, जिसकी एच जहाँ पे नहीं, एच का उच्चारण नहीं होता, इंग्लिश में एच का आवाज़ एच नहीं यूज होता, वही आपका अल्प प्राण में होगा। तो एग्जाम्पल देते हैं किसी में एच नहीं है, बाकी बात अब महाप्राण में एच होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए महाप्राण का एग्जाम्पल, अच्छा एक स्टार पॉइंट और याद रखिएगा, ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ये भी ध्यान में रखें क्योंकि सभी में भी तो एच नहीं है। सोचिए ना, सभी स्वर वर्ण स्वर जो हमने 11 स्वर पढ़ाया आपको आ ई है ना, तो 11 को में एच आता है क्या, नहीं आता। तो ये भी आपका क्या है, अल्प प्राण है। लेकिन एग्जाम में जो पूछेगा ना, आपसे कहेगा व्यंजन वाला अल्पप्राण व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो भाई व्यंजन वर्णों की कुल संख्या तो 20 है ना, क्या है 20 है भाई, है ना। सिर्फ अल्पप्राण व्यंजन नहीं लगाएगा, सिर्फ अल्पप्राणों की संख्या इस प्रकार से पूछ दे, और अगर वहाँ पे आपका मिल जाए 31 तो वहाँ पे 31 हो जाएंगे। क्योंकि अल्पप्राण में तो हमें कन्फर्म नहीं है ना कि व्यंजन बोल रहा है या आपका स्वर बोल रहा है, कन्फर्म है क्या, नहीं है, तो उस समय आपका 31 हो, क्योंकि देखिए स्वर होता है 11 और ये हो गया 20, 11 मिल करके 31 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब डाउट आपको क्लियर होनी चाहिए। कहीं कहीं पर आपको 31 को पढ़ा देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कहाँ पे 31 यूज करना है, कहाँ पे आपको 20 यूज करना है, कहीं कहीं 19 पढ़ा देगा। भाई कौन आधार पर पढ़ा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्लियर। लेकिन देखिए हमने आपको सारा चीज़ बता दिया, प्रूफ भी किया, इंग्लिश वर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे यूज किया, तो पता पूरा जो कि ये क्लियर हो गया, क्लियर है। तो क्योंकि वो आ जब पढ़िएगा तो इसमें भी आपका एच का उच्चारण नहीं होता है, तो ये ध्यान में रखना। स्वर और व्यंजन मिल जाएगा तो टोटल अल्पप्राण की तो संख्या की बात करी जाए तो 31 हो जाते हैं, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए सारा चीज़ नोट में आप जो ना इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, लेकिन समझते जाइएगा तभी तो मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। खाली स्क्रीनशॉट लेकर के घर में पढ़िएगा तो पता नहीं चलेगा ना कहाँ से आया, तो वो रटा जाएगा फिर आपका। अब महाप्राण देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा, श्वास मतलब जो श्वास निकलते हैं ना, श्वास जो लेते हैं छोड़ते हैं, वही वाला नाक से भी लेते हैं, मुँह से भी लेते हैं श्वास, है ना। तो वही कहता है कि अधिक होती है ना, और हकार की ध्वनि जोर से निकलती है। हाँ, यही तो आपको यह समझने में मदद करेगा। हकार इंग्लिश में बोलते एच, तो इसका मतलब जिसमें एच है वो आपका महाप्राण है ना, जिसका इंग्लिश का वर्ड में एच आएगा, है ना, एच अक्षर में लेटर में, तो समझ लीजिएगा वो महाप्राण है।
इनकी संख्या 15 है। आइए 15 भी देखते हैं किस प्रकार से होता है। अथवा ये वाला पॉइंट याद रखिए तो महाप्राण ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। या सिर्फ ये याद रख लीजिए सिर्फ एच किस में है, इंग्लिश में किसको किसको एच लिखता है, कौन कौन जो वर्ण में एच आता है वो आपका क्या होगा, महाप्राण होगा। ऐसे यहाँ हालांकि यहाँ पे लिख दिया कवर्ग से पवर्ग तक में, पवर्ग तक के सभी वर्गों के दूसरा चौथा महाप्राण है। बस सिंपल महाप्राण है। उसके साथ साथ अर्ह, तालब स, मूलधन स, है ना, दंत स और ह, ये आपका महाप्राण में आता है। क्लियर, ध्यान में रखना, ये आपका महाप्राण में होता है। देखिए अब ध्यान से, खा लिखेगा तो के एच, घ लिखेगा तो भी के एच, सॉरी जी एच, मतलब एच आ रहा है। ये टोटल चीज जितना लिखेगा एच आएगा। अर्हा भी लिखेगा ना तो डी एच होगा, और तालब सो भी लिखेगा ना तो एस एच होगा, और ये वाला भी सो लिखेगा ना तो एस एच होगा, हो भी लिखेगा ना एच आएगा। लेकिन ये सो में आपका एस आता है, लेकिन ये भी आपका महाप्राण में रखा गया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है, क्योंकि स से पता नहीं चलता कौन सा बोल रहे हैं, इसलिए, है ना, तो ध्यान में रखना है। अपवाद है सही, लेकिन इसको भी मायने में रखना, ये वाला सभी महाप्राण में आते हैं, है ना। तो टोटल की बात किया जाए तो महाप्राण 15 हो जाएगा, गिन लीजिएगा, टोटल 15 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, और एक बात यहाँ देखें, तालब स, मूलधन स, दंत स, ह, उसमें व्यंजन वर्ण है। क्लियर है, ये भी पता होनी चाहिए। स्टार पॉइंट में लिख दिया। अर्ह जो है ना, ये अर्ह है, एक होता है अर्ह। यहाँ बहुत छात्रों ने जो है ना अर्ह में फर्क ही नहीं पता चलता। अर्ह का इंग्लिश होता है डी, अर्ह का होता है डी एच, यही तो फर्क है। तो अर्ह को बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन वर्ण। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अर्ह कौन सा व्यंजन वर्ण है, आप पढ़े ही नहीं तो कैसे बताइएगा। पूछेगा इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन वर्ण है, तो एगो दे देगा, तो हो गया ना कम प्राण, है ना। और महाप्राण भी दे देगा अगर वो सब छोड़ देगा तो, है ना। महाप्राण में भी दे देगा, अल्पप्राण भी दे देगा अगर इसको छोड़ देगा, है ना। बोल देगा कि भाई चलो उच्छिप्त व्यंजन वर्ण नहीं देंगे, सबको जानता है, ऑप्शन दे देगा महाप्राण, या महाप्राण सबको जानता है, महाप्राण ऑप्शन में नहीं दिया, उच्छिप्त बोल दिया और अर्ह दे दिया। तो ये सारा चीज़ याद रहेगा, तभी ना आपका जो कि टोटल में टोटल नंबर आ जाएंगे, है ना। तो ये छोटा छोटा पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए अब एक चीज़ और है यहाँ पे, 5वां पॉइंट, ये भी पूछा जाता है। अयोगवाहा, अयोगवाहा यानी अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार जो लिखते हैं ना ऊपर में और विसर्ग इस प्रकार से लिखते हैं ना, इसको अयोगवाह कहते हैं। जैसे हमने बोला था ना अलग आधुनिक जो कि आधुनिक वर्णमाला में टोटल 55 वर्ण होता है, जिनमें से वो 3 गो हम बोले थे अलग से कौन कौन आया है, जिनमें से वो था अनुस्वर, एक था आपका अ, तो इसको बोलते हैं अयोगवाह। और एक जो हमने बताया था ये वाला ओ, इसको जब से इसमें कुछ बिंदा उंदा नहीं है, ये वाला इसको अंग्रेजी वर्ड से यहाँ पे यूज किया गया है। ये ठीक है, अनुस्वर और अस्वर को क्या कहते हैं, अयोगवाह। ये आपका संस्कृत वर्ड का यूज किया गया। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, और देखते हैं क्या और है अभी और है। तो साथियों चलिए अब जो भी बच गया इसको नेक्स्ट दिन के क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। और क्लास लूँगा, बस वीडियोस भी आपका लंबा हो गया है ना। तो हमने बहुत सारा चीज़ आज के क्लास में सीखा, डिस्कस किया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मोटिवेट मिलता है ना। मोटिवेट मिलता है तो मैं प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करने में सफल रहता हूँ। और है ना, पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ऐसी चीज़ सीखने के लिए मिलेगा जो आप पहले से नहीं जानते हैं। क्लियर है। और हो सके बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।